बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, अपना जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन विलियन चैप्टर चल रहा था और इसके 3 लेक्चर में आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका था। आज इसके अपन चौथे लेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपन पढ़ रहे थे गैसों की दरों में विलेयता। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता। और इसमें अपन ने पढ़ा था गैसें द्रवों में घुल करके वास्तविक विलयन का निर्माण करती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर विलायक के या द्रव जल के 1 ml अथवा 1 घन सेमी में घुली हुई गैस की ml अथवा घन सेमी में मात्रा ही उस गैस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। फिर अपन ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पढ़ा था गैसों की प्रकृति, यहाँ पर पढ़ा था सरलता से द्रवित होने वाली, या फिर मैंने कहा था वे गैसें जो द्रव विलायक के साथ या जल के साथ क्रिया कर यौगिक बना लेती है, उनकी विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक होगी। और यहीं पर मैंने आपको अवशोषण गुणांक के घटते हुए क्रम में विभिन्न गैसों को व्यवस्थित करके बताया था। यहीं पर बताया था O2 की रक्त में विलेयता अधिक होती है। कारण बताया था O2, N2 और ये जो H2 गैस है ये एथिल एल्कोहल में अधिक घुलती है, ये भी कारण बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको दूसरा फैक्टर बताया था विलायक की प्रकृति। वहां पर मैंने बताया था वही ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलेगी और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलती है। जैसे HCl जल में अधिक घुलती है, बेंजीन में कम घुलती है, क्योंकि HCl स्वयं ध्रुवीय गैस है, अतः यह ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद में ताप का प्रभाव बताया था मैंने। तापमान के प्रभाव में आपको बताया था कि ताप बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घटती है, क्योंकि गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के अणु बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में मैं बात कर चुका था। ताप बढ़ाने पर इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, तब तक इनका ताप बढ़ाएं तो इनकी विलेयता बढ़ती है। अपना एक इफेक्ट बचा था दाब का प्रभाव। कौन सा प्रभाव? दाब का प्रभाव। गैसों की दरों में विलेयता पर दाब का प्रभाव, और यह प्रभाव गैसों की दरों में विलेयता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रभाव है। यह प्रभाव गैसों की दरों में विलेयता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कौन सा इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। देखो, गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? हेनरी ने। किसने किया? हेनरी ने। और एक नियम दिया, और उसी नियम को अपन कौन सा नियम कहते हैं? हेनरी का नियम। तो गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव के बारे में जो हेनरी ने नियम दिया, गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करके जो हेनरी ने नियम दिया, उसी नियम को अपन क्या कह देते हैं? हेनरी का नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है। यहां पर देखो मैं क्या, निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में
घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा साम्य अवस्था पर द्रव विलायक की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी गैस की घुली हुई मात्रा अपन मान सकते हैं m और साम्य अवस्था पर डाला गया दाब है p। तो m और तो इसको लिखेंगे m बराबर k h p। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, और p क्या है, साम्य अवस्था पर डाला गया दाब, साम्य अवस्था पर डाला गया दाब है। और KH क्या है, KH है हेनरी स्थिरांक है, और हेनरी स्थिरांक, और इस हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर और गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति पर, और किस पर निर्भर करता है, ताप पर। विलायक की प्रकृति, गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। आप जानते हो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता ऊपर पढ़ के आ चुके, घटती है। और KH का मान भी बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। यहां पर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने पर गैसों की जो विलेयता होती है वो क्या होती है, गैसों की विलेयता कम होती है, डिक्रीज होती है, या फिर मैं कहूं क्या होती है, घटती है। ये चीज क्लियर हुई। यह है हेनरी का नियम। किसे कहते हैं भाई, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करके हेनरी ने जो नियम दिया वही क्या कहलाता है, हेनरीज लॉ या हेनरी का नियम कहलाता है। क्या था नियम, निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा जो m है, घुली हुई गैस की मात्रा क्या है, m, किसमें, विलायक के इकाई आयतन में। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था पर गैस द्वारा विलायक की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती। तो घुली हुई मात्रा वो गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती। तो m गैस की घुली हुई मात्रा गैस द्वारा डाले गए दाब के क्या है, समानुपाती। m बराबर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, p m क्या है, k है, ये p क्या है, ये आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और मैंने ये भी बता दिया हेनरी स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति, गैस की प्रकृति, ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन देखो ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो विलेयता दोनों में क्या होगी, घटती है। विलेयता दोनों में क्या होती है, घटती है। तो ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, और दोनों बढ़ रहे हैं ताप बढ़ाने के साथ, लेकिन दोनों बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। ये चीज क्लियर, दोनों चीजें एक साथ अपने को याद रह सकती है। ये था हेनरी का नियम। ये चीज क्लियर हुई आपको सभी को। और इसका अपन आरेख भी बना सकते हैं। आरेख कैसे बनाए, y बराबर mx, y बराबर mx, ये y एक्सिस पे आएगा m, और x एक्सिस पे कौन आएगा, p ताप, और ये अपने को क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन ये हेनरी का नियम यहां पर मैंने आपको बताया है। क्या है, अब देखो ये तो कब की बात थी, जब विलायक के संपर्क में केवल एक ही गैस हो। कब, जब विलायक के संपर्क में क्या है, केवल एक ही गैस। लेकिन जब विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें होती है, जब विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैस हो तो हेनरी का नियम कैसे बन जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, जब विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैस हो तब प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तब प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तथा
गैसों का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के क्या होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जब विलाय के संपर्क में एक से अधिक गैस हो, ये तो थी यहाँ पे विलाय के संपर्क में क्या थी, घुली हुई गैस की मात्रा एक ही गैस थी। जब विलाय के संपर्क में एक से अधिक गैस हो तब प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा किसके समानुपाती होगी, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। और विभिन्न गैसों में से किसी एक गैस का मात्रा ज्ञात करें तो वो आसानी से मोल भिन्न से क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन फिर भी कहूं, राउल्ट के नियम में अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो गैसों का आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब P समानुपाती x क्या है, किसी गैस की मोल भिन्न, और ये समानुपाती से हटा दे क्या आ जाएगा kx, और यहाँ पर ये y बराबर mx, y एक्सिस पे कौन आ जाएगा P, और यहाँ पर क्या जाएगी, ये क्या है, मोल भिन्न है, और ये क्या है, आंशिक दाब है, और ये मूल बिंदु से आरेख गुजर रहा है, और इसका ढाल क्या है, इसका ढाल है k है। तो ये आरेख भी अपन खींच सकते हैं। तो जब आंशिक दाब बढ़ेगा या मोल भिन्न बढ़ेगी तो गैस का आंशिक दाब भी बढ़ेगा, और ये इस आरेख का क्या है, ढाल है। ये था हेनरी का नियम, पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक बार मैं फिर से इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जो गैसों की दरों में विलेयता है उस पर दाब के प्रभाव का अध्ययन। दाब क्या प्रभाव डालता है, दाब सर्वाधिक प्रभावित करता है गैसों की दरों में विलेयता को, और ये बताया हेनरी ने, उसे कहते हैं हेनरी का नियम। क्या है, स्थिर ताप पर विलाय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाले गए दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है ये बात। अब अपन ये डेफिनेशन ये बता दिया, ये हेनरी स्थिरांक के बारे में बता दिया। जब विलाय के संपर्क में एक से अधिक गैसें हो तब क्या होगा, तब उन गैसों में से एक गैस की मात्रा को उसकी आंशिक दाब से निकाल लेते हैं, तब प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उनके आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती। और गैसों का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न की क्या होता है, समानुपाती। ये राउल्ट नियम में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। मैं ये लाइन बता चुका आपको, आंशिक दाब मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये क्लियर, यहां तक की चीज आपको मैंने बता दी है। क्लियर है ये। अब अपन बात करते हैं इसकी आगे की। तो इसके आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रोक करके आप लिख सकते हो। देखो यहां पर अपने को हेनरी के नियम में अपने पढ़ा था m समानुपाती p, m बराबर kh p, और ये kh क्या है, kh स्थिरांक है m अपॉन p। तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्थिरांक है, तो ये m अपॉन p भी क्या है, यहाँ पे एक स्थिरांक ही होगा। क्या होगा, ये स्थिरांक। अब देखो मैं से कह रहा हूं, मान लो कोई निश्चित ताप है, निश्चित ताप T पर m ग्राम, या फिर मैं कहूं कैपिटल M अणुभार वाली m ग्राम गैस का आयतन V है तथा साम्यावस्था पर दाब P है, तो आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर NRT।
P बराबर क्या होता है nRT। n क्या है मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या होती है भार बट्टे भार कितना है m भार बट्टे अणुभार के बराबर होती है मोलों की संख्या। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं P बराबर m अपॉन m गुणा RT अपॉन V। ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने P का इस V का तो इसमें भाग दे दिया। n की जगह मोलों की संख्या की जगह क्या लिखते हैं विलेय का भार बट्टे अणुभार। ये सूत्र पहले बता चुका हूं मैं आपको। ये भार है विलेय मतलब गैस का और ये गैस का अणुभार जो ऊपर दे रखा अपने को। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या मैं लिखूं यहां पर V बराबर m अपॉन P गुणा RT अपॉन क्या लिख सकता हूं m भी इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं कहूं इस समीकरण को मैं सीधा ही ऐसे लिख दूं, या तो आप इसको लिख दो। फिर मैंने यहां पर क्या करा है V को इधर ले लिया और P का क्या लगा दिया यहां पर ये भाग। तो आप समझते हो सभी इस तरह से भी मैं इस समीकरण को क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर है आपको। तो ये दोनों तरह से अपने इन समीकरणों को लिख सकते हैं या फिर मैं कहूं काम में ले सकते हैं। अब आप देखो एक चीज, यह है आयतन m अपॉन P। m अपॉन P क्या है स्थिरांक है। R का मान निश्चित, T टेम्परेचर फिक्स है और m क्या है अणुभार जो निश्चित होता है। तो V किसके बराबर हो जाएगा V भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आयतन क्या रहेगा यहाँ पे स्थिर रहेगा। ये बात समझ में आई क्या आपको भाई। ये स्थिरांक है, देखो अपन पढ़ करके आ चुके हैं ये स्थिरांक है या नहीं है। R का मान गैस कांस्टेंट है जिसका मान 8.314 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की होती है। ये टेम्परेचर पहले से लिख रखा है निश्चित ताप पर, और ये अणुभार गैस का अणुभार कोई भी गैस ले लो जिसका अणुभार क्या होता है फिक्स होता है निश्चित होता है। तो ये सभी स्थिर है, ये कांस्टेंट है स्थिरांक है। बताओ आयतन स्थिरांक होगा या नहीं होगा। बस क्लियर हुई बात। यानी आयतन क्या रहेगा यहाँ पर स्थिरांक रहेगा। क्लियर हुई बात। अब अपन हेनरी नियम की कुछ क्या पढ़ते हैं सीमाएं, हेनरी नियम की लिमिटेशंस। हेनरी नियम की सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं हैं इनके बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। हेनरी नियम कब लागू होता है जब ताप क्या हो, ताप बहुत कम नहीं हो और दाब अधिक नहीं हो, अधिक नहीं हो, विलयन तनु हो, विलयन तनु हो और विलयन में विलेय का संगुणन अथवा वियोजन, संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। संगुणन का मतलब तो विलयन में विलेय के कण जुड़ने नहीं चाहिए, दो कण गुच्छा बना एक में बदल जाए द्विलक बना ले। वियोजन मतलब जैसे NaCl दो में विभाजित हो जाए Na प्लस और Cl माइनस, तो एक से कितने बन गए दो, तो इसको कहते हैं वियोजन। संगुणन मतलब ये दो कण जुड़ करके एक बना ले, वो हो गया संगुणन। जब विलयन के अंदर संगुणन हो जाए या फिर मैं कहूं वियोजन हो जाए उस समय ये जो हेनरी का नियम है उस प्रकार के विलयन पर लागू ही नहीं होता है। ये चीज क्लियर हुई भाई। ताप कम नहीं, कम ताप पर ये नियम लागू नहीं होगा, अधिक ताप पर लागू नहीं होगा, तनु विलयन होगा तब ही ये नियम लागू होगा, और संगुणन अथवा वियोजन नहीं होगा विलेय का विलयन में तब ही ये नियम लागू होगा। इस प्रकार से ये हेनरी का नियम आपको मैंने क्या करवा दिया है कंप्लीट करवा दिया है। क्लियर हुई ये चीज आपको। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, ये नियम कहता है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्या कहता है देखो, गैस की घुली मात्रा दाब के समानुपाती, तो अगर द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ानी है तो दाब क्या करो बढ़ाओ। इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं
उसमें CO2 को उच्च दाब पर भरा जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता बढ़ती है। क्लियर हुई क्या? तो ये चीज यहां से निकल करके आ रही है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। कहां से? हेनरी नियम से। क्लियर है ये चीज सभी को? इस प्रकार से ये हेनरी नियम मैंने आपको क्या करवा दिया है? कंप्लीट करवा दिया है। हेनरी नियम में किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? इसको आपको नोट्स की कॉपी में इसी तरह से उतारना है, लिखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें वैसे तो ये दो चीजें एनसीईआरटी में आती है, एक तो होता है एनोक्सिया और एक होता है बेंड्स। अन्यथा को अपन क्या कह देते हैं? बेंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये दो थी यहां पर। अब अपन बात करेंगे वाष्प दाब की। इसकी बात करेंगे वाष्प दाब की। यानी द्रव्य विलयन, या फिर अपन कहेंगे कौन से विलयन की बात करेंगे? द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। अब देखना क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेपर प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब की। किसे कहते हैं वाष्प दाब? सबसे पहले अपन उसी की बात करते हैं। देखो, जब किसी बंद पात्र में किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है, किसी बंद पात्र में जब किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है तो उसकी वाष्प बनना शुरू होती है। तापमान लगातार बढ़ाते हैं तो वाष्प ऊपर से टकराकर वापस नीचे की ओर आएगी। यहां पर क्या हो जाएगी? द्रव में मिल जाएगी। उसको कहते हैं अपन संघनन। एक स्थिति ऐसी आएगी जब वाष्पन की दर कौन सी दर के बराबर हो जाएगी? संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। और उसी को अपन क्या कहेंगे? एट इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे उसको? साम्यावस्था। क्या कहेंगे उसको? साम्यावस्था। तो बस यही एग्जैक्ट लाइन है। साम्यावस्था पर द्रव्य विलायक की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बस ये बोलना, साम्यावस्था यानी वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या हो जाए? बराबर। उसको कहेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये वाष्प दाब की क्या थी? डेफिनेशन थी, जो सबको आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, तो वाष्प दाब की बात सबको समझ में आई। यहां पर किसे कहेंगे? जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर यानी साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन। अपना टॉपिक है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। देखना, मान लो यहां पर बंद पात्र था, इसमें था कोई विलायक था और उसका था कोई वाष्प दाब। यहां पर क्या था? केवल विलायक ही था। और वही गर्म करते हैं, वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, साम्यावस्था आ जाती है। उस समय वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। उसका कोई निश्चित मान होगा। अब अपन क्या करते हैं? दूसरे पात्र में, बंद पात्र में अपन क्या लेते हैं? द्रव्य लेते हैं और द्रव्य विलायक या क्या ले सकते हैं अपन? H2O ले सकते हैं। किसके रूप में? सोलवेंट के रूप में। और अब इसमें अपन क्या डालते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय डालते हैं। बताओ, ये दोनों मिलने पर ये क्या है? सोल्यूट। क्या बनता है? सोल्यूशन। क्या बन गया यहां पर? ये
विलयन बना नहीं बना ये बताओ मेरे को। ये मिलाने पर ये क्या बना, विलयन। अब जो अवाष्पशील विलय के कण है वो इसकी सतह पर आ जाएंगे। उस अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल, उनकी वाष्प ही नहीं बनती है, उनकी वाष्प नहीं बनेगी। तो बताओ जिन जिन सतहों पर अवाष्पशील विलय के कण आए वहां से वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो वाष्प क्या होगी, इसकी तुलना में यहां पर क्या बनेगी, कम। तो कम वाष्प तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पर इसी को अपन क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। किसे कहेंगे, जब किसी द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है। कैसा विलय, अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है या विलय पदार्थ घोलते हैं। जब किसी द्रव्य विलायक में या शुद्ध विलायक में, क्या कह सकते हैं अपन इसको, शुद्ध विलायक भी कह सकते हैं, केवल क्या रहना चाहिए, विलायक रहना चाहिए। जब किसी द्रव्य विलायक में या शुद्ध विलायक में अपन अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलते हैं तो क्या होता है, घोलने पर बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, बताइए मेरे को। शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है और इसे ही क्या कहते हैं अपन, इसे वाष्प दाब में क्या कहते हैं, वाष्प दाब में लोअरिंग या अवनमन कहते हैं। इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया है। ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब है, इसमें अपन ने अवाष्पशील विलय घोला है और जो विलयन बना है उसका सॉल्यूशन, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में क्या रहेगा, कम ही रहेगा। कम क्यों रहेगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय के कण यहाँ पर आ जाते हैं। जहां जहां ये कण आ गए अवाष्पशील है, इनकी वाष्प नहीं बनेगी, तो वाष्प क्या है, यहां से कम बनेगी। तो वाष्प कम है तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम में रहेगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी, यानी वाष्प दाब में परिवर्तन। ये परिवर्तन करिए पी किसमें, वाष्प दाब में, किसके बराबर होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट ऐसे लिख देते हैं, माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पी से लिख दिया है मैंने इसको, किससे लिख दिया, पी से। बताओ इसका सूत्र डेल्टा पी बराबर पी नोट ए माइनस पी। ये सूत्र सभी बता सकते हो या नहीं, समझ में आई ये बात सभी को। इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। आई बात समझ में। यहाँ पर मैंने दो ही चीजें, वाष्प दाब बताया है, वाष्प दाब में अवनमन के बारे में बताया है। तो ये आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, आपको केवल डेफिनेशन नोट्स में उतारनी है, लिखनी है। क्लियर हुई ये चीज सभी को। चलिए अब नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ या राउल्ट का नियम। इसके बारे में पढ़ेंगे अब अपन, राउल्ट्स लॉ या फिर क्या कहेंगे इसको, राउल का नियम। देखो ये जो राउल का नियम है इसको अपन दो भागों में बटेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, वाष्पशील वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, विलयन के लिए राउल्ट लॉ,
और एक पढ़ेंगे अपन किसके लिए, दूसरा पढ़ेंगे अपन अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो मैंने कहा राउल्ट्स लॉ को अपन यहां पर दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो किसके लिए, वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए, यानी इस विलयन में तो जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा या वाष्पशील होगा। और एक इसके लिए अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए। तो यहां से अपन राउल्ट का नियम कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में। पहला है वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, आपको ये दोनों लिखने हैं, फिर हेडिंग डालनी है वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब इसको अपन पढ़ते हैं। वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखना, माना विलयन में दो घटक हैं, माना विलयन में दो घटक A एवं B हैं। अब देखो A एवं B होने का मतलब विलयन है, इसका मतलब ये विलायक और ये विलेय, इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं विलायक, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन विलेय मान लेते हैं। दो घटक है, एक घटक है A, ये है विलायक और ये है विलेय। तो मैं लिखूं यहां पर घटक A की मोल भिन्न, घटक A की मोल भिन्न अक्ष A है तथा इसका आंशिक दाब PA है। क्लियर है। घटक B की मोल भिन्न, घटक B की मोल भिन्न अक्ष B है तथा इसका आंशिक दाब PB है। अब अपने को राउल्ट का नियम क्या कहता है, बस ये ध्यान रखना है, राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ या राउल के नियम के अनुसार यहां पर यह है राउल के नियम के अनुसार। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, राउल का नियम कहता है विलेय की मोल भिन्न, विलेय की मोल भिन्न या घटक की मोल भिन्न, विलेय और विलायक दोनों आ जाएंगे उसमें। घटक की मोल भिन्न उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी मोल भिन्न आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अपनी लाइन ये है, राउल का नियम क्या कहता है, मोल भिन्न अक्ष A जो B कुछ भी होगी वो किसके समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यही है राउल का नियम। किसी घटक की मोल भिन्न उस घटक के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो ऐसे लिखेंगे, किसी घटक की मोल भिन्न, किसी घटक की मोल भिन्न अक्ष उसके आंशिक दाब के क्या होती है, या उस घटक के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती। तो घटक A की मोल भिन्न क्या है, अक्ष A, और इसका आंशिक दाब क्या है, घटक A की मोल भिन्न अक्ष है और इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा, ये किसी घटक की मोल भिन्न उसके आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती। यहीं पर घटक एक के लिए यहां पर अपन बात करते हैं। पहले घटक एक के लिए, और इस घटक का आंशिक दाब जो PA है वो इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। और आप जानते हो PA बराबर P नोट A, सॉरी अक्ष A लिखेंगे ना यहाँ पे, अक्ष A। और ये जानते हो आप, ये P नोट A है, P नोट A घटक A का शुद्ध अवस्था का दाब। जब घटक A शुद्ध अवस्था में होता है ना, उस समय का उसका क्या है, आंशिक दाब है या उसका वाष्प दाब है। तो फिर अपन लिखेंगे घटक B के लिए, घटक
बी के लिए क्या होगा, इस घटक की का जो आंशिक दाब होगा वो इसकी मोलबिन के समानुपाती, पी बी बराबर पी नोट बी अक्स बी। पी नोट बी क्या है यहाँ पे, पी नोट बी घटक बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। अब अपने को देखना है इस विलयन का, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी। बताओ क्या हो जाएगा, पी बराबर पी ए का मान कितना है, पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी अक्स बी। ये हुआ या नहीं हुआ। अब आप सभी जानते हो अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है नहीं होता है, या अक्स यानी मिश्रण की मोलबिन इकाई होती है। अब मान लो इनमें से अपने को एक की ज्ञात करनी हो तो एक की क्या हो जाएगी, अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी हो जाएगी। एक की मोलबिन यही तो होगी ना, एक में से बी को घटा देंगे अक्स बी वाली को, तो ये अक्स ए के स्थान पर ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं इस समीकरण में। तो ये समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से, P बराबर P नोट A, क्या लिखूं यहाँ पे 1 माइनस अक्स बी प्लस P नोट B गुणा अक्स बी। इसको गुणा करो यहाँ पर, ये एक से गुणा होगा P नोट A और ये अक्स बी से गुणा होगा P नोट A अक्स बी प्लस P नोट B अक्स बी। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P बराबर P नोट A। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, अक्स बी कॉमन आ सकता है, तो यहां पर मैं लिख दो प्लस लगा करके लिख रहा हूं अक्स बी, यानी इस वैल्यू को इधर ले आओ, इसको इधर, या फिर आप मैं अक्स बी को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा बताओ, P नोट बी माइनस P नोट ए। ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई। आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, चलो इसको वापस गुणा कर लो, अक्स बी P नोट बी ये आएगा, ये लिख दिया, फिर क्या माइनस अक्स बी P नोट बी माइनस P नोट ए अक्स बी है, सॉरी गुणा करोगे तो ये ऊपर वाली समीकरण प्राप्त होगी या नहीं होगी। मैंने ऐसे करा है, ये प्लस वाला अक्स बी पहले लिखा है और ये अक्स बी तो इसमें कॉमन है, P नोट बी पहले लिख दिया और ये अक्स बी तो कॉमन आ गया और ये माइनस P नोट ए बाद में लिखा है। ये समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त हुई है, किसके लिए, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का जो लॉ पढ़ते हैं उसमें अपने को ये समीकरण प्राप्त होती है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको सभी को। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, राउल्ट्स लॉ वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए घटक हैं दो, घटक ए और घटक बी। घटक ए की मोलबिन अक्स ए तथा आंशिक दाब इसका पी ए, घटक बी की मोलबिन अक्स बी तथा इसका आंशिक दाब पी बी। और राउल्ट का नियम क्या कहता है, आंशिक दाब मोलबिन के क्या होता है, समानुपाती। तो ये आंशिक दाब किसके समानुपाती है, मोलबिन के समानुपाती। घटक ए का आंशिक दाब इसकी मोलबिन के समानुपाती, घटक बी का आंशिक दाब इसकी मोलबिन के समानुपाती। और ये समानुपाती से हटाने पर स्थिरांक आ गए। ये स्थिरांक क्या है ये बता चुका मैं, विलयन का वाष्प दाब, दोनों को जोड़ेंगे दोनों के आंशिक दाब को, ये विलयन का वाष्प दाब आ गया, ये की जगह ये वैल्यू, पीबी की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। आप जानते हो मिश्रण की मोलबिन इकाई होती है, तो एक का मान कितना 1 माइनस अक्स बी, ये लिख करके सोल्व करने पर ये समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है। क्लियर है ये चीज सभी को। चलो अब अपन चलते हैं, इसका एक आरेख बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बना देता हूं। देखो इसका आरेख देखो आप, ये अपन आरेख बनाते हैं, इधर है मोलबिन और इधर है, इधर लिख देते हैं अपन दाब ऊपर की ओर। ये मोलबिन है और ऊपर की ओर इनकी क्या जाएंगे दाब, या इसको कह देते हैं अपन वाष्प दाब। देखो यहाँ पर अक्स ए का मान 1, आप सभी जानते हो अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1। अक्स ए 1 है तो बता दो अक्स बी कितनी होगी 0। सभी जानते हो मिश्रण की मोलबिन इकाई बता चुका पहले मैं आपको। यहाँ पर यदि अक्स बी इकाई है तो अक्स ए क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इधर चले तो क्या हो रही है,
यहाँ पर अक्ष बी क्या है, अक्ष ए क्या है 0, इधर चलने पर अक्ष ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अक्ष ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो इधर जाने पर अक्ष ए का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। अक्ष ए का मान क्या हो रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है। यहाँ पर अक्ष ए का मान क्या हो गया, अधिकतम, अक्ष बी क्या हो गई 0। तो मोलबिन किसके समानुपाती होती है, दाब के। यहाँ पर क्या होगा, इस घटक ए का जो आंशिक दाब है वो अधिकतम होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, पी ए बराबर पी नोट ए अक्ष ए, और इधर ये अक्ष भी 0 है, इधर जाने पर अक्ष बी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर ये क्या है पी बी, और ये क्या है पी बी बराबर पी नोट बी अक्ष बी, और ये क्या है अपना जो विलयन है वो P बराबर पी ए प्लस पी बी। बताओ ये अपने को ये आरेख यहाँ पर बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो आप देख रहे हो यहाँ पर निश्चित ताप पर, किस पर, निश्चित ताप की बात जरूर अपन करेंगे। किस पर, निश्चित ताप पर। क्लियर हुई ये बात, निश्चित ताप पर देख रहे हो ये घटक ए की मोलबिन आंशिक दाब और घटक बी की मोलबिन, और ये इसका आंशिक दाब। तो जो घटक ए और घटक बी की जो मोलबिन है वो, या सॉरी घटक ए और बी के जो आंशिक दाब है वो इनकी मोलबिन पर ही निर्भर करते हैं। यानी घटक ए का आंशिक दाब इसकी मोलबिन पर निर्भर करता है, घटक बी का आंशिक दाब इसकी मोलबिन पर निर्भर करता है। यानी घटकों के जो आंशिक दाब है वो उनकी मोलबिनों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने आपको 4 चीजें बताई है। गैसों की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का प्रभाव, हेनरीज लॉ बताया, इसमें हेनरीज लॉ आपको करवा दिया पूरा कंप्लीट, और हेनरी लॉ की कमियां भी आपको मैं बता चुका। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको वाष्प दाब बताया, क्लियर है सभी को। फिर वाष्प दाब में अवनमन आपको बताया। फिर राउल्ट का लॉ 2 भागों में बांटा अपने, वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, जो मैंने पूरा डेरिवेशन आपको यहां तक करवा दिया है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।